स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है करंट एसेट मैनेजमेंट के हवाले से, और इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट के हवाले से, और हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट एसेट मैनेजमेंट के हवाले से कि करंट एसेट मैनेजमेंट क्या होती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ पैरामीटर को, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, टेम्परेरी एंड परमानेंट एसेट्स क्या है, जीरो वर्किंग कैपिटल क्या है, कैश मैनेजमेंट क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ग्रॉस कैपिटल की हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें करंट एसेट आ गया। न्यू वर्किंग कैपिटल में क्या है आपका, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की हम जब बात करेंगे तो क्या है, बेसिकली करंट एसेट इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं तो ये करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आपकी होती है। तो बेसिकली क्या है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट्स में आता है। न्यू वर्किंग कैपिटल जो आपका वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आ गया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन करंट एसेट एंड फाइनेंसिंग ऑफ द करंट एसेट। तो अब इसको हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो हम करंट एसेट मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में यह कि हम देखते हैं करंट एसेट में हम किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी कि कुछ चीज़ें हमारी लो रिस्क होती हैं, कुछ मीडियम रिस्क होती हैं, हाई रिस्क होती हैं। तो everything else remaining the same, higher the level of the current asset mean lower risk and lower expectation return। तो low risk का मतलब क्या है, greater ability to meet the short term obligations। लो रिटर्न में क्या आ जाएगा, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास आ जाती हैं, टिपिकल यील्ड और लो रिटर्न आता है। करंट एसेट आर इंक्रीज एडिशन फॉर फाइनेंसिंग विद कॉस्ट विल बी द इनकर्ड बाय द लोअरिंग रिटर्न्स। लो लेवल पे करंट एसेट क्या है, रिजल्ट उसका अपोजिट इफेक्ट आता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी। हमने डिस्कस किया था कि ये रेड लाइन जो है ये बेसिकली डिस्कस है एग्रेसिव लाइन, हाई रिस्क हाई रिटर्न। येलो लाइन शो कर रही है मॉडरेट यानी कि मीडियम रिस्क, और ये पर्पल लाइन जो है ये किसको शो कर रही है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, बेसिकली लो रिस्क लो रिटर्न के हवाले से। इसी तरीके से आपका क्या टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट इन्वेस्टमेंट। अब जो हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और जो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे होते हैं उसको हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कॉमनली क्या है जी, फॉर एक्सपीरियंसेस द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन करंट एसेट, फॉर एग्जांपल रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर विल हैव अ हाई लेवल ऑफ द इन्वेंटरी अराउंड द थैंक्सगिविंग इन जनवरी। और इस तरह परमानेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि आप ग्रेजुअली करते हैं। अब इसको हम आगे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली क्या है कि आपकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें फ्लक्चुएशन होती है, और जबकि आपकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट एक ही साथ जा रही होती है। ये नेक्स्ट आप ग्राफ टेबल पे आप चेक करेंगे, ये कि आपकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, परमानेंट लाइन जा रही है। ये कि आपकी फ्लक्चुएशन है, तो ये कि आपकी बेसिकली करंट एसेट में क्या है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी फ्लक्चुएशन है। तो ये आपका ओ एक्सिस पर टाइम वैल्यू टाइम पीरियड आ गया, 3 साल 6 साल 9 साल, और ये आपके पास मिलियन एंड डॉलर्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस टेबल को गौर से समझिएगा, बड़ा सिंपल सी टेबल है। कैश मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करें, बीइंग अ कैश बैलेंस क्या है, इसमें हम प्लस करेंगे कैश इनफ्लोज को, और जो कि जब कैश इनफ्लो होता है तो आपका कैश स्पीड अप हो जाता है। और इसी तरीके से जब आप मैनेज करते हैं कैश आउटफ्लो को, वो जो आप पेमेंट करते हैं तो आपका कैश फ्लो स्लो डाउन हो जाता है। तो एंडिंग बैलेंस आपके पास आ गया। इसमें से डिजायर्ड कैश बैलेंस वो है कि जो आप अपने पास रखते हैं कि हमारे पास फर्म के पास इतना कैश हर वक्त मौजूद होना चाहिए स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, रनिंग के लिए। अब बात आ जाती है कि आपके पास जो आंसर आएगा इसको ऐड लेस करने के बाद, या तो कैश सरप्लस में होगा या कैश आपका शॉर्टेज में होगा। तो सिंपल सी बात है, जब कैश सरप्लस में होता है तो फर्म्स क्या करती हैं, जब आपके पास फालतू पैसा है, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप या तो जो आपने कोई डेट लिया हुआ, कर्जा लिया, आप उसको पे कर देंगे, या इन अदर वर्ड अगर आपने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ तो आप मार्केट से सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे। तो इफ सरप्लस पे ऑफ शॉर्ट टर्म डेट और बाय मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसी तरह अगर शॉर्टेज होगी तो शॉर्टेज में क्या है, अब आपने कैश की नीड को पूरा करना है तो आपको मार्केट से लोन बारो करना पड़ेगा, या आपके पास जो एग्जिस्टिंग मार्केट सिक्योरिटीज है आप उसको सेल कर देंगे। तो इफ शॉर्टेज शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड सेल मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो सिंपल हमने इस बात से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर तो हमारे पास कैश सरप्लस होगा तो क्या होगा, हम उससे या तो अपना कर्जा अदा कर देंगे या मार्केट सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे। और जब हमारे पास कैश की शॉर्टेज होगी तो हम क्या करते हैं, उस नीड को पूरा करने के लिए या तो हम बोरिंग कर लेते हैं या मार्केट सिक्योरिटीज उसको सेल कर देते हैं। अच्छा, अब डिजायर्ड कैश बैलेंस क्या है जी, इसमें क्या है, प्रिकॉशन डिमांड है, स्पेकुलेटिव डिमांड है, रिस्क प्रेफरेंसेस है, कंपनसेटिंग बैलेंसेस है, और ट्रांजैक्शन डिमांड है। अब प्रिकॉशनरी डिमांड में क्या है, सेटिस्फाइंग पॉसिबल बट एज येट एन इंडेफिनिट कैश नीड। स्पेकुलेटिव डिमांड में बिल्ड अप द करंट कैश बैलेंस इन एंटिसिपेटिंग ऑफ द फ्यूचर बिजनेस कॉस्ट बीइंग लोअर।
बेसिकली प्रिकॉशन डिमांड में होता है कि आप अपनी डिमांड को मीट करने के पहले ही अपने पास एक कैश बजट अलाइन कर लेते हैं ताकि आपको किसी वक्त जरूरत पड़े तो आपको परेशानी ना हो। स्पेकुलेटिव क्या है कि आपको, स्पेकुलेशन का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो और अगला पर्पज़ हमारा क्या होता है कैश बैलेंस का, कि हम रिस्क प्रेफरेंस के हवाले से भी करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें नागानी आफत आ गई तो हमारे पास कैश इन हैंड इतना होना चाहिए। कंपनसेटिंग बैलेंसेस कंपनसेशन के हवाले से आ गया। ट्रांजेक्शन डिमांड, कैश नीड राइजिंग इन ऑर्डनरी कोर्सेज ऑफ डूइंग द बिजनेस, का किसी वक्त भी आपको बिजनेस के रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप कुछ ना कुछ कैश इन हैंड रखते हैं। फ्लॉट का लफ्जी मतलब ही फ्लॉटिंग यानी कि फ्लक्चुएशन है। तो इसमें दो चीज़ें, मेल फ्लॉट और प्रोसेसिंग फ्लॉट। जब मेल फ्लॉट की बात करते हैं तो जब कस्टमर को चेक देता है किसी फर्म को तो ये आपकी मेल फ्लॉट है। तो क्या है, मच ऑफ कैश मैनेजमेंट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मैनेजिंग द फ्लॉट। मेल फ्लॉट में क्या आ गया, टाइम लैप्सेस फ्रॉम द मोमेंट अ कस्टमर मेल्स एंड रेमिटेंस द चेक अंटिल द फर्म बिगनिंग। इसी तरीके से प्रोसेसिंग फ्लॉट में क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्म प्रोसेस रेमिटेंस चेक बिफोर दे कैन बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये पेमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब ट्रांजिट फ्लॉट क्या होता है? ट्रांजिट फ्लॉट होता है जब कोई कस्टमर आपका चेक देता है और आपको क्लियरिंग में जब जाता है। फॉर एग्जांपल आपका जो कस्टमर है उसने उसका यूबेल में अकाउंट है, उसने यूबेल का चेक दिया और आपकी कंपनी का अकाउंट जो है वो एमसीबी में है, तो वो आप जब चेक जमा कराएंगे तो क्लियरिंग के प्रोसेस से जाएगा। तो जब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता उसको ट्रांजिट फ्लॉट कहा जाता है। तो टाइम नेसेसरी फॉर डिपॉजिट द चेक टू द क्लियर यानी क्लियरिंग मोड थ्रू द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड बिकम यूजेबल फंड टू द कंपनी। डिसबर्सिंग फंड क्या होता है, वो पैसा जो आपके अकाउंट में पड़ा है कंपनी के अकाउंट में, जो आपने आगे पेमेंट करनी है अपने वेंडर्स को, तो उसको डिसबर्सिंग फ्लॉट कहा जाता है। फंड्स अवेलेबल इन द फर्म बैंक अकाउंट अंटिल इट्स पेमेंट चेक हैज़ क्लियर थ्रू द सिस्टम। जैसे ही वो चेक, मिसाल तौर पे आज मैंने 22 अगस्त को एक चेक इशू किया अपने किसी वेंडर को और मैंने चेक उसको दे दिया। अब वो चेक जो पास हुआ है वो होना है 25 तारीख को, उसने 2 दिन छुट्टी आ गई फॉर एग्जाम्पल सैटरडे संडे या ट्यूसडे, या उसने एक हफ्ते बाद प्रेजेंट किया, तो जितना अर्सा मैंने तो पेमेंट चेक काट दिया, लेकिन उसने जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा उस वक्त वो क्या डिसबर्सिंग फ्लॉट में रहेगा। जब वो चेक पास हो जाएगा वो उसका मतलब पेमेंट हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये सिंपल से है। अब चूँकि हम पाकिस्तान या तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं वो सारे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या है, जिस तरह हम एटीएम से पैसे फंड ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे रिड्यूस फ्लॉट, इसमें फ्लॉटिंग बड़ी कम होती है, मतलब कैश पेमेंट के वास्ते वर्चुअल पेमेंट हो रही होती है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम आ गया, डायरेक्ट डिपॉजिट और पेरोल चेक हो गए, पेइंग सुपर मार्केट और अदर्स, जैसे हम वो स्वैप भी करवा लेते हैं अपने कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। लॉक बॉक्स सिस्टम क्या होता है? लॉक बॉक्स सिस्टम राज ये होता है कि आप जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे अभी तक पीओ बॉक्स का कल्चर चल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उनकी कंपनी के ऑफिस में क्या एक स्पेसिफिक प्लेस पे कुछ बॉक्सेस बने हुए होते हैं और उन बॉक्सेस को नंबर असाइन किए होते हैं जिसको पीओ बॉक्स कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है, कस्टमर मेल रेमिटेंस चेक टू द पीओ बॉक्स, वो पीओ बॉक्स में डाल देते हैं, वहाँ से नुमाइंदा उठाता है वो उस कंपनी के पीओ बॉक्स में जाकर डाल देता है। लोकल बैंक प्रोसेस एंड डिपॉजिट चेक डायरेक्ट इनटू द कंपनीज अकाउंट। अगर लोकल बैंक है तो डायरेक्ट वो कंपनी अकाउंट में जाके जमा कराता है। रिड्यूस मेल एंड प्रोसेसिंग प्लॉट, उससे यह कि आपका टाइम बच जाता है। अब जारी बात, अगर आपने किसी दूसरे शहर में देना तो आप क्या बाई डाक भेजेंगे या मेल ट्रांसफर कर लें, एटीएम से ट्रांसफर कर लें। आल्सो रिड्यूस ट्रांजिट फ्लॉट इफ द लॉक बॉक्स इज लोकेटेड नियर फेडरल रिजर्व बैंक और बैलेंसेज। इसी तरीके से आपने कभी देखा हो कि आप अगर आप क्रेडिट कार्ड है जिस शख्स का बना हुआ हो तो उसने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी हो, तो अगर बैंकिंग टाइम ख़त्म हो जाए तो तमाम जो बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उनकी एटीएम्स के अंदर एक बॉक्स बना होता है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल और अपना क्रॉस चेक उसमें अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर लिख के उस बॉक्स में डाल देते हैं। उस बॉक्स में डाल देते हैं, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे जो बैंक का नुमाइंदा है वो सुबह एटीएम विजिट करता है और उस वेस्टिब्यू को सब जो है उस वेस्टिब्यू में वो अपना एटीएम के कैश भी रिप्लेनिश करता है और साथ ही वो जो चेक आफ्टर बैंकिंग आवर जो आए हुए होते हैं उनको लेके क्लियरिंग में लॉन्च कर देते हैं। मार्केट में सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? मार्केट में सिक्योरिटीज़ होती हैं कि ऐसी सिक्योरिटी जो लिक्विडेड होती हैं, जो कैश पे फ़ौरन खरीद लेते हैं और कैश पे बिक जाती हैं। अच्छा, अब टी बिल्स क्या, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, जब ये हुकूमत जो है अपने, जब हुकूमत को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो टी बिल्स अनाउंस को ट्रेजरी बिल भी कहते हैं, टी बिल भी कहते हैं। इसका नॉर्मली दुरानिया 90 दिन से 1 साल तक का होता है। तो जब हुकूमत को पैसे की जरूरत पड़ती है तो टी बिल्स यूज़ करती है। जो फर्म्स हैं वो हुकूमत से टी बिल्स खरीद लेती हैं, पैसा हुकूमत के पास चला जाता है और हुकूमत उनको डिविडेंड या प्रॉफिट के सूरत में पैसा देती है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म ने टी बिल ले लिया, तो अब
उसने 6 महीने बाद उसको पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो ये टी बिल डिस्काउंट पे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 20 लाख का कोई टी बिल लिया है और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैश चाहिए 19 लाख रुपया, मैंने वो 1 लाख डिस्काउंट करके टी बिल सेल कर दिया किसी दूसरी फर्म को। अच्छा, इसी तरह कमर्शियल पेपर क्या है, ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, वो कमर्शियल पेपर जो है इशू करती हैं, किसके लिए? फंड के लिए। बेसिकली ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? टी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं और ये मोर लिक्विड होती हैं फ़ौरन, इसलिए क्योंकि इसकी डेली बेसिस बाइंग सेलिंग चल रही होती है। निगोशिएबल सर्टिफिकेट डिपॉजिट को सीडीज बोलते हैं, ये भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह बैंक के एक्सेप्टेंस। अब जब हम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ चाइना से मंगवानी है, तो आपका जो इंपोर्टर है वो मुल्तान में बैठा है, एक्सपोर्टर चाइना में बैठा हुआ है। अब वो आपस में लेन देन किस तरह करेंगे? तो इन दोनों के बैंक इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पाकिस्तान का जो उसका अकाउंट होल्डर का बैंक होगा वो, और चाइना में जो शख्स बैठा हुआ है उसका बैंक। फॉर एग्जांपल वो बैंक ऑफ शंघाई है और यहाँ नेशनल बैंक है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो कस्टमर है मिस्टर ए, वो अपने बैंक नेशनल बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, ये मैंने वहाँ से माल खरीदा, ये इसकी एलसी है, वो एलसी कॉपी जो है रेमिट करेगा, शिपमेंट के पेपर भेजेगा कि ये माल जा रहा है। लेकिन वो अपने बैंक ऑफ चाइना को कहेगा भी मुझे ये पेमेंट आप कंफर्म करके दें पाकिस्तान से। तो जो मेरे पास जो एलसी भेजेगा, मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, जी मैंने एलसी ओपन कर दे मेरी, वो मेरा बैंक जो है नेशनल बैंक एलसी ओपन कर देगा, मेरा नेशनल बैंक मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट करके भेज देगा बैंक ऑफ चाइना, और बैंक ऑफ चाइना अपने अकाउंट होल्डर जो मेरा बेसिकली जिस सेलर है, एक्सपोर्टर है, उसको पेमेंट कर देगा। तो इंपोर्टर बायर इशू प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द एक्सपोर्टर। इसी तरह बैंक एक्सेप्ट द प्रॉमिस, कमिटमेंट, एलसीज वगैरह इसी तरह ही होती हैं। और एक्सपोर्टर सेल कैन नो सेल द एक्सेप्टेंस द मार्केट प्लेस एट डिस्काउंट प्राइसेस, इसकी डिस्काउंटिंग भी होती है। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है? इसमें हमारे पास मेजर डिसीजन क्या है? हमारे पास जी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम जब किसी कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस को देख रहे होते हैं, तो उसमें से क्रेडिट स्टैंडर्ड को देखा जाता है, क्रेडिट टर्म्स को देखा जाता है, कलेक्शन पॉलिसीज़ को देखा जाता है। इसी तरह क्रेडिट स्टैंडर्ड में क्या है जी? विल दे पे एज एग्रेड, क्रेडिट स्कोरिंग होगी, क्रेडिट रिपोर्ट्स हो गई, उसका पास एक्सपीरियंस हो गया कि उसका पास पेइंग बिहेवियर कैसा रहा, और उसका फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में उसकी क्या उसकी डेट रेशो देखी जाती है, कैसी जो है लिक्विडिटी रेशो देखी जाती है, प्रॉफिट रेशो देखी जाती है उसकी। इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल में आपके क्रेडिट टर्म्स आ गए, कलेक्शन पॉलिसीज़ आ गई, ये भी हम डिस्कस कर लिए। कलेक्शन पॉलिसी में खास तौर पर जो आपकी है, इसको फोकस करें एवेल्युएटिंग कलेक्शन एफर्ट्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड देखा जाता है, उसका बैड डेट टू सेल रेशो देखी जाती है, एजिंग अकाउंट्स रेशो देखी जाती है रिसीवेबल के साथ, रिसीवेबल टू एसेट रेशो देखी जाती है, और क्रेडिट सेल टू रिसीवेबल रेशो देखी जाती है। अब कॉस्ट की बात करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब इन्वेंट्री की बात आती है तो कॉस्ट आती है, बेसिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री क्या है? कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये आपकी बेसिकली क्या है? ये कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, शिपिंग होती है, हैंडलिंग कॉस्ट, वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ रनिंग शॉर्ट क्या है जी? लॉस सेल, रिड्यूस कस्टमर गुडविल, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग शॉर्ट होती है। ऑब्जेक्टिव क्या बेसिकली इनका, इस इन्वेंट्री का? मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो ये आपका जो एरिया है इसने क्या कवर, ये क्या करता है? ये आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कवर करता है। थैंक यू।